हेलो CFA कैंडिडेट, माय नेम इज़ सुशांत और आज हम कवर यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर 48 फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो एंड टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 47 और आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड हेयर वी टॉक्स अबाउट योर बुलेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका हेडिंग है दैट इज़ बुलेट स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज़ बुलेट स्ट्रक्चर? जब भी हम बात करते हैं बुलेट की बात करते हैं तो इसमें हम एक साथ फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। तो सपोज़ कि आपने बॉन्ड परचेज़ करा, आपने 970 का बॉन्ड परचेज़ करा एंड द बॉन्ड इज़ फॉर लेट्स से 5 ईयर्स। अब इस केस में यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये आपका हर साल कूपन पे कर रहा है और एंड में ये पे कर रहा है अपना पार वैल्यू। तो ये आपका बुलेट स्ट्रक्चर है जिसमें जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल लास्ट में पे हो रहा है, वो भी कंबाइन। दैट इज़ योर बुलेट स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर आपका प्रिंसिपल एंड में पे हो रहा है और एक साथ पे हो रहा है दैट इज़ बुलेट स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुल्ली अमोर्टाइजिंग, जो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस केस में आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका प्रिंसिपल था वो बिल्कुल लास्ट में पे हो रहा था, बट व्हेन आई से फुल्ली अमोर्टाइजिंग, इसमें यू कैन थिंक कि एक तरह से आपका EMI जा रहा है। सो इस केस में आपका मैंने से EMI कि आप इक्वल पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इक्वल पेमेंट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल यू परचेज द बॉन्ड फॉर अराउंड 819 मे बी, चलो लेट्स से 1000 का है, चलो 970 का ले लेते हैं। सो हमने बॉन्ड परचेज करा 970 का एंड एवरी ईयर द कंपनी इज पेइंग 230.97 एवरी ईयर सेम पेमेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके इसमें वाया सेट की बिल्कुल जैसा हमारा EMI होता है, क्योंकि इसमें 230 में कुछ आपका प्रिंसिपल है, लेट्स से कि आपका कुछ आपका लेट्स से 50 का आपका यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट और बाकी 180.97 का आपका यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल। तो आप इसमें हर एक जो आपकी EMI है उसमें आप लगातार पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। तो फाइनल पेमेंट लास्ट में एक साथ नहीं जाएगा, इसमें आप हर साल आप अपना प्रिंसिपल पे कर रहे हो यहाँ पे। तो एक तरह से आप लोन वगैरह को अमोर्टाइज कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं लोन का अमोर्टाइजेशन, कि एवरी ईयर यू आर पेइंग सम पार्ट ऑफ योर principal. That is your fully amortizing. And when I talk about partially amortizing, so let's talk about partially amortizing. So when we say partially amortizing, तो इस केस में हम every year let's say bond 970 का था, the company let's say for example is paying every year, the company is paying let's say 194 the company is paying every year. तो ये तो हमारा बिल्कुल सेम होगा कि जैसे हमारा था फुली अमोर्टाइजिंग, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि एंड में 200 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ओके, सो इस वे में यू कैन कंप्यूट योर पार्शियली अमोर्टाइजिंग। अभी मैं इसके कंप्यूटेशन नहीं सिखा रहा, वंस वी सी द चैप्टर फॉर बॉन्ड का वैल्यूएशन तब मैं ये आपको सिखाऊंगा कि ये अमाउंट कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो इस केस में हम 200 का जो प्रिंसिपल है ये हम लास्ट में पे करें इन केस ऑफ पार्शियली अमोर्टाइजिंग, लेकिन साथ में हर साल इसमें हमारा कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है और कुछ हमारा पोर्शन प्रिंसिपल का है। तो ये आपका होता है पार्शियली अमोर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये हम फर्स्टली ये इस केस में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा फुली अमोर्टाइजिंग, पार्शियली अमोर्टाइजिंग और फिर हमारा बुलेट स्ट्रक्चर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंकिंग फंड। ओके, सिंकिंग फंड, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ यहाँ पे, कंपनी का लेट्स से बॉन्ड था 20 साल का। अब कंपनी ने 5वें साल के बाद मतलब 6th ईयर से हर साल कुछ बॉन्ड को रिडीम कर रही है। लेट्स से सपोज कि बॉन्ड था आपका लेट्स से इन योर एग्जांपल इट इज़ 300 मिलियन, तो 300 मिलियन का आपका बॉन्ड था। एवरी ईयर द कंपनी इज गिविंग बैक और परचेजिंग द बॉन्ड बैक फॉर 20 मिलियन, मतलब 20 का बॉन्ड हम कंपनी वापस हर साल ले रही है। दैट इज़ योर सिंकिंग फंड प्रोविजन। सो इस केस में अब देखो, तो 300 मिलियन का लोन था कंपनी का, कंपनी हर साल फ्रॉम द 6th ईयर एवरी ईयर द कंपनी इज पेइंग ऑफ 20 मिलियन। दैट इज़ योर सिंकिंग फंड। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कंपनी 300 लास्ट में पे करती
तो शायद वो डिफ़ॉल्ट कर जाती। तो इस केस में यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि कंपनी हर साल लोन को पे ऑफ कर रही है यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस थोड़े से यहाँ पे आपके कम हो गए यहाँ पे, बिकॉज द कंपनी इज़ पेइंग इंटरेस्ट एवरी ईयर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। लेट्स टॉक अबाउट री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखो बहुत सिंपल है। सपोज कि आपने बॉन्ड परचेज करा था, द कंपनी वॉज सपोज टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर, एंड इन द एंड द कंपनी वॉज सपोज टू पे द पार वैल्यू, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। अब सपोज कि व्हेन आई से री इन्वेस्टमेंट रिस्क, सपोज ये जो बॉन्ड था आपका, इसका यील्ड था 6%, दैट इज नोन एज YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, कि आपको उसमें कितना मिल रहा है रिटर्न, दैट इज़ YTM, कि आपने अगर बॉन्ड परचेज करा, आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना मिलेगा रिटर्न। अब देखो बॉन्ड के केस में ये हम एज्यूम करते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट मिला, इसको आप री इन्वेस्ट कर दोगे किसी दूसरे बॉन्ड में। एंड सपोज यहाँ पे जो रिस्क हमारा क्या आ गया, हम इसमें एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको आप री इन्वेस्ट करोगे कितने सालों के लिए, इस केस में 4 सालों के लिए। इस 50 को आप री इन्वेस्ट करोगे, इस 50 को 4 सालों के लिए, किस रेट पे, 6% पे। इस 50 को आप री इन्वेस्ट करोगे कितने सालों के लिए, ऑब्वियसली 3 सालों के लिए, किस रेट पे, 6%। इस 50 को आप री इन्वेस्ट करोगे सिर्फ 2 सालों के लिए, इसको आप करोगे 1 साल के लिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो इंटरेस्ट है जो आपको लगातार मिल रहा है, उसको आप यहाँ पे री इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। नाउ इसमें रिस्क क्या आ गया, आप इसको री इन्वेस्ट कर रहे हो किस रेट पे, 6% पे। सपोज कि जो ये बॉन्ड था, इसका ये जो YTM था, देखो YTM कहीं ना कहीं एक तरह से आपका शो करता है रिस्क। ठीक है, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आप जो पैसा मिलेगा उसको किसी और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। सपोज कि मार्केट का जो रेट है वो 6 से गिर के 4% हो गया। नाउ इस केस में आप उसको री इन्वेस्ट यहाँ पे कर पाओगे सिर्फ 4% पे। दैट इज़ योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये नेक्स्ट ये बात करता है आपको। तो अगर सपोज कि इस केस में अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते हो, आप 50 × 1.04 की पावर 4 ऐसे आप कंप्यूट कर सकते हो कि 4 साल बाद आपका ये जो फिर ये आपका इंटरेस्ट है, ये विद द हेल्प ऑफ री इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा। अगेन ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा कवर करेंगे जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा उसको यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपको ये आपको ओके है तो यू कैन गेस ये वाला, दिस कैन बी 50 × 1.04 की पावर 3। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा कूपन और री इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों रेफर करता है यहाँ पे। सो दैट इज़ योर अबाउट योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इस केस में देखो रिस्क क्या था कि अगर 6 से 4 हो गया तो आप री इन्वेस्ट कर पाओगे लोअर रेट पे, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर 6 से 7 हो गया तो आप री इन्वेस्ट कर पाओगे हायर रेट पे। तो मतलब कि जब हम बात करते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करते हैं, अगर आपका रेट बढ़ गया तो आपको गेन है और रेट कम हो गया तो आपको लॉस है। तो ये that is your reinvestment, because in this you will be able to reinvest at a lower rate. Next आपका बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अगेन देखो फाइनेंस में आप बहुत ट्राई करना कि आप बहुत सारी चीज़ें उसके नाम से ही समझ सको। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट, वी ऑल्सो कॉल दिस फ्लोटर्स। इसको हम फ्लोटर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं वर्ड। सो फ्लोटर्स क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट वेरिएबल है। सपोज कि हम देखो CFA में एक यूज करते टर्म MRR। MRR कहीं ना कहीं आपका मार्केट का रेट है यहाँ पे। सो दैट इज़ योर मार्केट रेफरेंस रेट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सपोज कि द कंपनी इज पेइंग एवरी ईयर, द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑफ नॉट फिक्स। मतलब ये नहीं कि हम 50 पे कर रहे हैं, मतलब 5% पे कर रहे हैं। कंपनी ने बोला कि फर्स्ट ईयर में हम पे करेंगे MRR + 1%, मतलब हर साल पे करेंगे यहाँ पे। सेकंड में भी MRR + 1%, थर्ड में भी MRR + 1%। तो अगर मान लीजिए सपोज कि मान लो कि ये आपका जो MRR है, मान लो कि ये बैंक का रेट हो गया। अब पहले सालों में बैंक का रेट 6% हो गया,
तो हमें कितना मिलेगा 6 + 1 7% विच इज़ $70। सेकेंड में लेट्स से कि आपका 4 हो गया तो आपको 50। थर्ड में आपका लेट्स से 6.5 हो गया तो आपको 75। कैसे 6.5 दैट इज़ योर वेरिएबल प्लस आपका 1%। तो ये आपका यहाँ पे जो आपका कूपन है वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप इस केस में देखो यहाँ पे हमारा MRR था लेकिन हमने उसमें 1% ऐड करा है। ये जो 1% हमने ऐड करा है बिकॉज हम मार्केट के रेट से हल्का सा ज़्यादा दे रहे हैं, इसको हम बुलाते हैं स्प्रेड। दैट इज़ नोन एज योर स्प्रेड कि आप मार्केट के रेट से हल्का सा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस केस में हम कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे थे 1%। अब 1% को हम अगर बॉन्ड के उसमें रेफर करें वी कॉल दिस 100 बेसिस पॉइंट। मतलब कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट 50 बेसिस पॉइंट है विच मीन्स 0.5%। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो होपफुली ये वाला पॉइंट आपको ओके है कि बेसिस पॉइंट का रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो फिक्स्ड इनकम में हम जब भी बात करते हैं, सपोज कि मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट 150 बेसिस पॉइंट है, सो दैट इज़ 1.5%। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि बेसिस पॉइंट में कैसे मूव करता है यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट बात करता है यहाँ पे कूपन का स्ट्रक्चर। तो कूपन हमारे किस तरीके से हो सकता है। पहला गिवन है स्टेप अप। देखो नाम से समझ जाओ यार, स्टेप अप क्या हो सकता है। सपोज़ कि हमने कहा कि इंटरेस्ट हमारा स्टार्टिंग में कम देंगे, लेट्स से स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं $25, फिर 30, 35, 40, 45। तो इस तरीके से जो आपका इंटरेस्ट है वो फिक्स अमाउंट से या फिक्स परसेंटेज से लगातार बढ़ रहा है। इस वाले केस में मेरा 0.5% हर पीरियड में बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो ये 0.5% हर पीरियड में एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी कंपनी इशू करेगी। मान लो सपोज़ कि आपकी कंपनी काफ़ी नई है तो दे कैन इशू दिस स्टेप अप कूपन, क्योंकि हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट बहुत कम होगा, बाद में हमारा इंटरेस्ट लगातार बढ़ जाएगा यहाँ पे। दैट इज़ स्टेप अप कूपन। ठीक है, होपफुली नाम से आपको कंफर्टेबल हो आप उसके। नेक्स्ट बात करता है आपका पेमेंट इन काइंड। अगेन काइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो इस केस में यहाँ पे जो पेमेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो आपका कैश की बजाय कुछ और कंसिडरेशन है यहाँ पर। सपोज़ कि हमने कहा कि हम आपको एवरी ईयर कैश में पे करने की बजाय आप कुछ आपको नए शेयर्स दे देंगे। सो वी आर ऑफरिंग सर्टेन शेयर टू यू एवरी ईयर। ठीक है, या फिर हम आपको एवरी ईयर रेदर देन कूपन वी आर ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड टू यू। दैट इज़ पेमेंट इन काइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करता है टिप्स का। टिप्स हमारे होते हैं ट्रेजरी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। एज द वेट्स एज द नेम सेज ट्रेजरी हमारी यूएस की गवर्नमेंट की होती है। इन्फ्लेशन बिकॉज सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी मिल रही है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। मतलब देखो हमेशा जो हम अभी तक मैंने बात कर रहा था उसमें क्या था कि कंपनी का अगर इंटरेस्ट 5% है तो हमेशा वो पार वैल्यू का था। मतलब 1000 का 5% एवरी ईयर द कंपनी इज पेइंग। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन केस ऑफ टिप्स सपोज द कंपनी इज पेइंग 5%। ठीक है, और अगर लेट्स से कि जो आपका इन्फ्लेशन है, सपोज पहले साल का इन्फ्लेशन आपका 2% आया, तो इस केस पे जो आपका पार वैल्यू है वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि आपकी कंपनी 1000 पे नहीं करेगी, कंपनी विल पे 1020, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा, वो मिलेगा आपको 1020 पे, ना कि सिर्फ 1000 पे। सो दिस विल बी 51। ये आपका होता है टिप्स कि इन दिस योर कूपन इज ऑल्सो चेंजिंग विद योर पार वैल्यू। पार वैल्यू इस केस में आपकी कांस्टेंट नहीं है। अगर आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कंपनी तो मतलब यूएस की गवर्नमेंट आपको जो पार वैल्यू पे करेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगा। दैट इज़ नोन एज योर टिप्स ट्रेजरी इन्फ्लेशन। सो इन ए वे कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है आपको कूपन और पार वैल्यू दोनों आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। सो इट्स लाइक ए सेफ्टी टू यू इन रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन।
अगेन इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत वगैरह नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टिप्स। इस केस में आपका जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है दोनों ही एडजस्ट हो रहा है विद द इन्फ्लेशन। तो ये आपका यहाँ पे टिप्स है। अब सेकेंड ईयर में मान लो सपोज, वैसे तो न्यूमेरिकल पे आप इतना ज़्यादा फोकस मत करना, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सपोज़ कि सेकेंड ईयर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लेट्स से 3% हो गया, माई पार वैल्यू विल बिकम 1056। मतलब कि मैंने इसको 3% से बढ़ा दिया, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही आएगा। अब इसके इसमें 1056 का जो 5% होगा दैट विल बी माई कूपन फॉर द सेकेंड ईयर। सो ये चीज़ होता है आपका टिप्स। सो इसमें यू आर गेटिंग योर सेफ्टी अगेंस्ट द कूपन, क्योंकि अगर महंगाई हो रही है तो आपको कूपन भी आपका एडजस्ट कर रहे हैं, साथ ही में आपका पार वैल्यू भी एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, इट्स जीरो कूपन बॉन्ड। देखो जीरो कूपन बॉन्ड का CFA में कई बार बात करते हैं, यहाँ पे लेवल 1 में भी बात करते हैं, लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी। जीरो कूपन बॉन्ड अगेन फिर से नाम से देखो यहाँ पे, सो देर इज़ नो कूपन, देर इज़ जीरो कूपन। तो इसके इसमें बॉन्ड 950 का इशू हुआ और लेट्स सपोज 5 साल बाद वो 1000 रुपये देगा, तो इसमें बीच में कूपन नहीं है। तो हमेशा ये डिस्काउंट पे इशू होता है। वी ऑल्सो कॉल दिस प्योर डिस्काउंट बॉन्ड। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हो तो आपको 50 का एक तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, बस खाली बॉन्ड ही उसने इशू कर दिया यहाँ पे डिस्काउंट पे। दैट इज़ योर जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट डेफर्ड कूपन बॉन्ड। डेफर्ड कूपन बॉन्ड क्या हो सकता है? अगेन हल्का सा लॉजिकली सोचो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। व्हेन आई से डेफर्ड कूपन, दे आर सो डेफर का मीनिंग होता है डिले करना। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ सालों के लिए आप कूपन को पे नहीं करेगी कंपनी, और लेट्स से थर्ड ईयर के बाद से मान लीजिए कि थर्ड ईयर के बाद से कूपन पे कर रही है और काफ़ी ज़्यादा पे करेगी यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में कूपन पे नहीं कराना तो बाद में जो इंटरेस्ट पे करेंगे, बाद में जो कूपन पे करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये कहीं ना कहीं जो नई कंपनीज होती है या वो बिज़नेस जो कि स्टार्टिंग में पैसा नहीं बना पाएंगे, कुछ टाइम बाद पैसा बना पाएंगे यहाँ पे। दीज आर योर डेफर्ड कूपन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इस वीडियो का ये आज का जो है वीडियो है वाला चैप्टर 40 आई थिंक 48 है हमारा। 48 का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं आपको अभी आगे करने वाला हूँ। ये लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड की बात करें यहाँ पे, व्हेन आई से कॉलेबल बॉन्ड, द बॉन्ड इज कॉलेबल। इन दैट केस सपोज ये बॉन्ड था, लेट्स से बॉन्ड था 7 साल का, इट वॉज issued at 970 and the company was supposed to pay interest every year along with एंड में वो पार वैल्यू पे करेगा यहाँ पे। सो दैट इज़ योर कॉलेबल बॉन्ड। नाउ इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग इज, सपोज कि 4 साल बाद तो सी से कॉलेबल, सी से हमारा कंपनी होता है, तो कंपनी पे आपका ऑप्शन है कि वो 4 साल बाद चाहे तो बॉन्ड को बाय कर सकती है एट ए प्राइस ऑफ सपोज 1010 एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड। यहीं पे कंपनी ने बोल दिया दैट वी हैव द ऑप्शन, अगेन ऑप्शन नॉट द ऑब्लिगेशन, टू बाय बॉन्ड एट अ प्राइस ऑफ 1010. That is your callable bond. The company has an option to buy the bond at a fixed price of 1010. अब इसके इसमें देखो कंपनी पे ऑप्शन है। तो अगर हाँ देखो क्या होता है, जैसे हमारी शेयर मार्केट होती है ऐसे हमारी बॉन्ड की मार्केट भी होती है। तो अगर सपोज आपका बॉन्ड मार्केट में चल रहा है 1050 का और कंपनी पे लेट्स से पैसे हैं, तो कंपनी जो बॉन्ड बाज़ार में 1050 का है उसको इस प्राइस पे परचेज कर सकती है। दैट इज़ योर कॉलेबल बॉन्ड। तो इस केस पे जब प्राइस इतना होगा तो कंपनी उस बॉन्ड को कॉल कर लेगी, लेकिन अगर प्राइस 970 है तो इवन दो कंपनी पे अच्छा खासा प्रॉफिट है तब भी वो इस बॉन्ड को कॉल नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को ये बॉन्ड महंगा पड़ेगा। मतलब क्योंकि 970 का बॉन्ड बाजार में कौन लेगा इस प्राइस पे, नो वन विल टेक इट। सो ये आपका होता है कॉलेबल बॉन्ड।
द कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू बाय द बॉन्ड एट व्हाट प्राइस 1010। जब प्राइस ज़्यादा है तो आपको बॉन्ड पड़ेगा सस्ता, आप बाय कर लोगे, लेकिन 970 पे आप बाय नहीं करोगे। नाउ इसका एक लॉजिकल बहुत है इसके अंदर। आप देखो क्या होता है, देखो हमने लास्ट क्लास में कवर करा था कि जब रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। ये एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है कि रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस केस में जब प्राइस ज़्यादा है तो रेट हमारा क्या होगा यहाँ पे, कम। मतलब सपोज़ कि जब कंपनी ने बॉन्ड इशू करा था तो लेट्स से मार्केट का रेट था 8%, अभी 4 साल बाद जो मार्केट का रेट है लेट्स से वो हो गया 5%, तो कंपनी क्या करेगी, बाज़ार से नया लोन ले लेगी। सो द कंपनी टेक सम चीप लोन और उससे इस बॉन्ड को कॉल कर लेगी यहाँ पे, क्योंकि जो उसका लोन चला था इट वॉज फॉर 8%, बट what the company can do is they can borrow at a cheap rate now and pay off the old expensive loan. So कंपनी क्या करेगी कि चीप न्यू लोन ले लेगी और उससे यहाँ पे कर देगी ओल्ड एक्सपेंसिव लोन। तो दैट इज़ योर कॉलेबल बट इस केस में कंपनी ने यहाँ पे पहले का जो महंगा लोन था उसको पे ऑफ कर दिया और नया एक लोन ले लिया। तो पहले का उसका लोन का रेट था 8%, बट नाउ इट इज़ 5%। तो कंपनी ने नए रेट पे बोरो करके, इसको बोलते हैं यहाँ पे कि आपने अपना री इन्वेस्टमेंट करवा लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट योर कॉलेबल बॉन्ड। तो इस केस में अगर रेट कम है आपका तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा। कंपनी बॉन्ड को कॉल कर लेगी, कंपनी लोअर रेट पे नया लोन ले लेगी और पहले का लोन पे ऑफ कर देगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर रेट ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा। कंपनी बाज़ार में रेट बढ़ गया है, अगर 8% से बढ़ के रेट 12% हो गया, कंपनी बोलेगी कि हम दोबारा इसको रीफाइनेंसिंग क्यों करवाएं। इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग, कि आपने नया लोन लेके अपने फाइनेंसिंग को दोबारा करवा लिया, आपने नया लोन लेके पहले का लोन आप पे ऑफ कर रहे हो। तो रेट जब ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होता है, क्योंकि इनका इन्वर्स होता है, कंपनी बॉन्ड को कॉल नहीं करेगी। दैट इज़ अबाउट योर कॉलेबल बॉन्ड। इस आज की रिकॉर्डिंग में मैं सिर्फ पार्ट 1 कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके चैप्टर्स हैवी हैं और मैं बट आई वांट इज़ कि मैं इसको हल्का सा ब्रीफ करूँ और मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपको मैं सारे टॉपिक कवर कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये दैट वाज अबाउट योर कॉलेबल बॉन्ड। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।